हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मुझे लगता है कि बिल्कुल आप अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम शिक्षक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम जिस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ तक के प्रश्न उत्तर हमारे से सोल्व होने चाहिए। उसके आगे ज़्यादा पीएचडी करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो जितनी हमें ज़रूरत है, वहीं तक हमें जाना है, क्योंकि ज़्यादा अंदर तक जाएँगे तो बाकी का सिलेबस अपना समय पे पूरा नहीं हो पाएगा। और आपको पता होगा, और अगर आपको इस चीज़ का पता नहीं है तो आप अपने पिछले प्रश्न पत्रों को देख लीजिए, वहाँ पर कहाँ तक के सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञान शिक्षक एग्जाम में जो पूछी पूछी जाती है, उसके अंदर मुख्य रूप से ये जो टॉपिक है आपके सामने है। एक आपसे पूछा जाता है, बाल विकास से संबंधित सवाल आपके सामने आते हैं। अधिगम अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। व्यक्तित्व के बारे के अंदर जानेंगे। एक बुद्धि नाम का टॉपिक जो बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। समायोजन और एनसीएफ 2006 और आरटी 2009, ये कहीं ना कहीं ये मुख्य टॉपिक है और इनसे सवाल पूछे जाते हैं। कुछ वीडियो जो है हमने कंप्लीट कर लिए हैं और आगे आज आपका वीडियो जो है, इसके अंदर हम ये जो सिद्धांत है उनके बारे के अंदर जानेंगे। लेकिन आज जो है हम पहला जो आपका टॉपिक है, पहला जो यूनिट है, उसके अंदर भी इतने पार्ट्स हैं और उनको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। वर्दी व विकास, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। और वर्दी व विकास, इस टॉपिक को भी, इसके अंतर जो है, इसको भी हम पढ़ चुके हैं। और वर्दी व विकास के सामान्य नियम, इसको भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। पहले यूनिट के ये 3 सब यूनिट है, उनको हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपना जो चौथा पॉइंट है, वर्दी व विकास के सिद्धांत, आज इस टॉपिक को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर जो सिद्धांत है उनको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो इसके अंदर मुख्य रूप से वर्दी व विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं उनको जानिए आप। देखो, वर्दी व विकास के जो मुख्य जो सिद्धांत है वो कहीं ना कहीं 6 सिद्धांत है। इसके अलावा भी कोई छोटे बड़े सिद्धांत होंगे तो मैं आपको बताऊंगा लास्ट के अंदर, लेकिन अभी जो हमारे सामने है 6 सिद्धांत है। देखिए, सिगमंड फ्राइड ने दिया था मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, और आज हम कहीं ना कहीं इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ठीक है। इसके अलावा फ्राइड का मनोलैंगिक सिद्धांत, इसको हम आगे वीडियो के अंदर देखेंगे। एरिक एरिक्सन जो थे, उन्होंने दिया था मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। देखिए, कहीं ना कहीं सवाल जो कई बार जो होते हैं, सिर्फ सिद्धांत पूछ लिया जाता है आपसे, जैसे पूछ लिया जाएगा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई सिगमंड फ्राइड ने ये सिद्धांत दिया था, और आपका वो उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। तो आज हम जानेंगे सिगमंड फ्राइड के जो है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, उसके बारे के अंदर। देखिए, सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, तो कई बार ये पूछा गया है कि भाई मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो पहला सवाल तो आपका यही कंप्लीट हो जाना चाहिए कि भाई सिगमंड फ्राइड है और इन्होंने ही मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था। और या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि सिगमंड फ्राइड के सिद्धांत कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया है। 2-3 सिद्धांत लिख देगा और उसके अंदर से एक आपसे पूछा जाएगा, तो आप कहीं ना कहीं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत बता दीजिए। और इसका क्या दिया मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, उन्होंने मन की 3 दशाएं बताई, है ना। सिगमंड फ्राइड ने मन की कितनी दशाएं बताई, कितनी अवस्थाएं बताई, या कितने प्रकार बताए, तो आपको बताना है 3। तो ये भी एक दूसरा सवाल आपके सामने कंप्लीट हो रहा है। आपसे पूछा जाएगा कि सिगमंड फ्राइड के अनुसार मन की कितनी दशाएं होती है, कितनी अवस्थाएं होती है, तो आपको बताना है कि 3 अवस्थाएं बताई थी सिगमंड फ्राइड ने। ठीक है। अब कौन कौन सी है? एक है आपके चेतन मन, एक है आपके अचेतन मन, और एक है अर्धचेतन मन। तीनों नाम आपको याद होने चाहिए, चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन। ठीक है। अब इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, चेतन मन, चेतन मन का मतलब क्या है सिगमंड फ्राइड के अनुसार, उसको हम जानते। देखिए, इसका संबंध जो है वर्तमान से होता है। बिल्कुल शॉर्ट और स्वीट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पिछली परीक्षाओं का प्रश्न पत्रों को उठा करके देख लीजिएगा, अगर वहाँ पर जितने भी सवाल अगर अपने से कवर नहीं होते हैं तो फिर आप हमारे वीडियोस को देखना बंद कर देना, आपको लग जाएगा। बाकी ज़्यादा जितना भी छपा हुआ है उतना सारा मटेरियल हमें नहीं पढ़ना है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सामान्य शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जितना इंपॉर्टेंट है अपने लिए वहाँ तक ही जाना है, वरना फिर ज़्यादा आपके लिए वजन बढ़ जाएगा इस चीज़ का और आप पूरे चीज़ को है कवर नहीं कर पाओगे। देखिए, चेतन मन, चेतन मन का संबंध है जो वर्तमान से होता है, यानी अभी जितनी भी चीज़ें आपको पता है वो सारी की सारी चेतन मन के अंदर आती है। देखिए, तत्कालीन ज्ञान से संबंधित, यानी अभी आपको किन किन चीज़ों का ज्ञान है, इस समय आपको क्या क्या चीज़ें याद है, वो सारी की सारी। और ये संपूर्ण भाग का 1/10 भाग होता है। 1/10 भाग का मतलब होता है कि भाई 10% आपका टोटल जितना भी आपका मन है ना, उसका 10% भाग ही चेतन मन का है। तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि भाई वर्तमान से संबंधित कौन सा मन है, तो चेतन मन। चेतन मन का मतलब जितनी भी वर्तमान के अंदर आपको जितने भी विचार है, जितनी भी आपकी बुद्धि है, वो सारी चीज़ें, जो जितने भी आपके विचार, जितनी भी आप सोचते हैं, वो सारे चेतन मन के अंदर आते हैं। दूसरा जो प्रकार है वो इन्होंने बताया अचेतन मन। अचेतन मन फ्राइड के अनुसार मन का सबसे बड़ा भाग। अब आपसे पूछ लिया जाएगा फ्राइड ने सबसे बड़ा भाग कौन सा बताया, तो आपको चेतन मन नहीं करना है, चेतन तो 1/10 था। चेतन मन का
भाग तो 1/10 ही था, जबकि अचेतन मन का भाग कितना बताया हुआ है? अचेतन मन का भाग उन्होंने बताया 9/10, यानी कि सबसे बड़ा भाग यही है। और इसके अंदर व्यक्ति की दमित इच्छाएं विद्यमान रहती है। जितनी भी आपकी इच्छाएं हैं, जितनी भी दमित इच्छाएं, जो कुछ आप करना चाहते हैं, भविष्य के अंदर करना चाहते हैं, या फिर आपने कुछ नहीं किया, आपका जो भी पश्चाताप है, जो भी चीज़ें आपको याद नहीं हुई, या बहुत सारी परेशानी आपके जीवन के अंदर जितनी भी घटनाएं घटी है, वो सारी की सारी आपकी अचेतन मन के अंदर पड़ी रहती है। कहीं ना कहीं 9/10 भाग है, तो सबसे बड़ा भाग इसी का है। यानी कि अब आपसे पूछ लिया जाए जैसे कि दमित इच्छाएं मन के किस भाग के अंदर रहती है, तो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए कि भाई वो आपके अचेतन मन के अंदर रहती है। तीसरा भाग है आपके अर्धचेतन मन, जैसे कि जीभ का लड़खड़ा जाना, परिचित नामों को भूल जाना। जैसे मान लीजिए आप परीक्षा के अंदर परीक्षा देने जाते हैं और आप किन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और आपको वो प्रश्न वहाँ पर आता नहीं है, और जैसे आप एग्जाम सेंटर से बाहर आते हैं, आप कहते हैं यार ये तो मैं भूल गया, अभी ये इसका उत्तर मुझे आने लग गया। कहीं ना कहीं वो अर्धचेतन मन का ही प्रकार है। यानी कोई चीज़ आपको याद है फिर भी उस समय आपको याद नहीं आ रही है, तो ये अर्धचेतन मन के अंदर आता है। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व संरचना के 3 स्थितियां बताई। अब आपसे पूछ लिया जाए व्यक्तित्व संरचना की 3 स्थितियां किस मनोवैज्ञानिक ने बताई, तो कौन? सिगमंड फ्राइड। जो कि सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, देखिए, इदम, एहम और परम एहम। इदम को इड कहा जाता है, एहम को ईगो और सुपर ईगो। पहले तो इसके बारे में हम सामान्य जानकारी पाते हैं, फिर मैं एक उदाहरण के माध्यम से इसको बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो पहला कहीं ना कहीं आप देखिएगा, इदम, ये इच्छाओं की जननी है। जितनी भी आपकी इच्छाएं जो होती है वो इदम के माध्यम से आती। इसमें उचित अनुचित का कुछ ज्ञान नहीं होता, क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, उसके बारे के अंदर आपको कोई पता नहीं होता, क्योंकि ये आनंद के सिद्धांत को मानता है। इसके अंदर सिर्फ आपको आनंद चाहिए, चाहे फिर वो चीज़ उचित है वो तरीका या अनुचित है, इसको कहते हैं ईड। फिर है दूसरा अहम, ये हमारे व्यवहार पर नियंत्रण करता है। जो भी आप व्यवहार करते हो उसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है? अहम। हमारी इच्छाओं वास्तविकता के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता है कौन? आपके अहम, यानी कि ईगो। यानी वास्तविकता के अंदर ये चीज़ है क्या, और आपकी जो इच्छाएं हैं उनके बीच के अंदर संतुलन का काम करता है अहम। एक है परम एम, इसका विकास सबसे देर से होता है। इसे आदर्शवादी या नैतिकता का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके आधार पर व्यक्ति में पछतावे की भावना आती है। अब देखिएगा, एक उदाहरण के माध्यम से मैं इन तीनों को समझाना चाहूँगा। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने 3 लड़के हैं, 1, 2 और 3। ये 3 लड़के हैं और ये जैसे मान लीजिए ये एक बगीचे के अंदर गए और वहाँ पर एक आम का बगीचा था। तो पहला व्यक्ति, जो पहला लड़का था, इसका आम खाने का मन किया और इसने बोल दिया मुझे तो आम खाना है, ये चाहिए कुछ भी हो जाए। तो इसने इस आम की चोरी कर ली, यानी इसकी इच्छा हुई आम खाने की और इसने कुछ भी नहीं देखा, ना आव देखा ना ताव, इसने आम की चोरी कर ली। तो इसके अंदर कौन सा है? इसके मन की स्थिति, इसके व्यक्तित्व की स्थिति, इसको कहते हैं इदम। दूसरा वाला था, इसकी भी आम खाने की इच्छा हुई, लेकिन इसने कहा कि मैं बिल्कुल आम चोरी तो करूंगा लेकिन मैं मौका देख करके करूंगा। ऐसे नहीं है भाई सबके सामने कर लूँ, जब यहाँ पर कोई रहेगा नहीं तो मैं चुपके से जाऊंगा और फिर आम लेके आ जाऊंगा। हालांकि ये भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेगा, लेकिन ये बिल्कुल वास्तविकताओं के बीच के अंदर संतुलन बना करके फिर बाद के अंदर करेगा। ये भी कर तो लेगा चोरी तो, लेकिन ये क्या सोचेगा कि अभी नहीं, अभी सभी लोग देख रहे हैं, जब कोई देखेगा नहीं मुझे तो मैं आराम से चोरी करके फिर इस आम को खा लूंगा। ये है दूसरा, और ये है ज़्यादा महत्वपूर्ण। अब तीसरा है परम एम। तीसरा जो है ये कहता है आम खाने की इसकी इच्छा तो हुई, लेकिन इसने कहा कि मुझे खाना ही नहीं है, दूसरे की वस्तु है, चोरी करना तो पाप है, चोरी करना पाप है। इसके अंदर नैतिकता है, इसके अंदर आदर्शवादी का गुण है। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल भी आम खाने से मना कर देगा कि ये चोरी करना तो बिल्कुल पाप है। तो ये तीसरा, मुझे लगता है इस उदाहरण के माध्यम से आप समझ गए होंगे। तो इदम का मतलब जो पशुओं के अंदर पाई जाती है जो प्रवृत्ति, वो इदम है। यानी वो कुछ भी नहीं देखते छे किसका नुकसान है किसका भला है, वो तो बिल्कुल उस चीज़ को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। एम का मतलब होता है वो बिल्कुल मौका ढूंढते हैं, वो बिल्कुल जैसे ही उनको मौका मिलता है वो अपने काम को कर लेते हैं, वो होता है अहम। और परम एम का मतलब फिर वो बिल्कुल आदर्शवादी होते हैं। ठीक है, इसके बारे के अंदर आप जान गए होंगे। अब देखिएगा कुछ और महत्वपूर्ण इस सिद्धांत से संबंधित जो बातें हैं, कहीं ना कहीं इस सिद्धांत को हम पूरा करेंगे। तो देखिए, एक लिबिडो। अब लिबिडो से संबंधित कौन से मनोवैज्ञानिक ने लिबिडो के ऊपर सबसे ज़्यादा काम किया, तो वो होंगे सिगमंड फ्राइड। यानी आपकी जो काम शक्ति होती है, जो सेक्सुअलिटी होती है, उसको ही लिबिडो कहा जाता है। वे सभी कार्य जिसमें सुख मिलता है वो लिबिडो के कारण ही होता है, यानी उनका संबंध लिबिडो से होता है। आपसे पूछ लिया जाए लिबिडो का अर्थ क्या है, तो आप बताएंगे काम शक्ति। ठीक है। एक है सेक्स और कामुकता। इसके अंदर बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों के अंदर विरोधाभास है, लेकिन सिगमंड फ्राइड जो है उन्होंने सेक्स और कामुकता को माना है। फ्राइड के अनुसार बच्चे में भी काम की वासना होती है, यानी कि छोटा बच्चा जो होता है बचपन के अंदर, उसके अंदर भी काम की वासना होती है। और किशोरावस्था की काम वासना से हालांकि वो भिन्न होती है, लेकिन उसके अंदर भी कामुकता होती है, वो है सेक्स और कामुकता। ठीक है।
इसके अलावा उन्होंने अंतिम बात की थी स्वमोह, नार्सिज्म। अब आपसे पूछ लिया जाए स्वमोह क्या है, यानी अपने आप से ही प्रेम करना। अब आपसे परीक्षा के अंदर पूछा जाएगा कि एक लड़का है जो बार बार जाकर के कांच देखता है, तो इस स्थिति को क्या कहेंगे, तो वो है स्वमोह, यानी अपने आप से प्रेम करने की स्थिति। वो अपने आप को इस दुनिया का सबसे सुंदर इंसान मानता है और वो ऐसा काम करता है, तो वो होता है नार्सिसिज्म। ठीक है। एक मूल प्रवृत्तियां, यानी कि सिगमंड फ्राइड ने दो प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई, एक है जीवन मूल प्रवृत्ति, एक है मृत्यु मूल प्रवृत्ति। ठीक है, दो मूल प्रवृत्तियां, जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति। और इस प्रकार से आपके सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत खत्म हुआ। और आज जो है हमने ये पढ़ लिया है, और कल के वीडियो जो आने वाला है कल, उसके अंदर हम पढ़ेंगे उसका मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। और अब तक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप जाकर के सब्सक्राइब कर दीजिए, और कल के वीडियो के लिए आप तैयार रहिएगा। बिल्कुल शॉर्ट और स्वीट बताने की कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो समझ के अंदर आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए। धन्यवाद।